अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजा नियाजी और अपने नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे थोड़ी सी लोकल पॉलिटिक्स के बारे में। बड़ी सियासत हो रही है दो पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों के दरमियान, एक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हम देख रहे हैं कि बड़ी लड़ाई चल रही है। बल्कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो ये लड़ाई बेसिकली पीपल्स पार्टी और मरीम नवाज साहिबा के दरमियान है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो बड़ी एफर्ट कर रहे हैं, बहुत मुतरक हैं कि ये लड़ाई ना हो, क्योंकि आपको पता है कि इस सारी लड़ाई के सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब होंगे, कि उनके मरकज़ में पीपल्स पार्टी की उनको ज़रूरत है, जबकि मरीम नवाज साहिबा को पीपल्स पार्टी की पंजाब में ऐसा ज़रूरत नहीं है। वो पंजाब की वज़ीर आला हैं और पंजाब असम्बली में उनकी बड़ी भारी अक्सरियत है, तो शी डजंट रियली नीड पीपल्स पार्टी। तो इसलिए वो बड़ा खुल के और बड़ी सख्त तनकीद कर रही हैं, क्योंकि तनकीद वहाँ से आई, तो ये लोग मरीम नवाज साहिबा भी बड़े सख्त जवाब दे रही हैं उस तनकीद का। यहाँ तक बात दी कि मैं जो भी हमारा पॉइंट आउट करेगा अपनी उंगलियाँ मेरी सूबे की तरफ, तो मैं उनकी उंगलियाँ तोड़ दूंगी। मैं उनको जो कोई भी बात करेगा इस मेरी आवाम के खिलाफ, तो मैं उनको घर तक छोड़ कर आऊँगी। मेरा सूबा, मेरा पानी, मेरा पंजाब, मेरा पैसा। तो इस हद तक ये बात चल गई भी है। आपको पता है कि पीपल्स पार्टी को, जबकि दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि आप मरकज़ में आए, वफाक में हमसे जो है वो वजारतें लें, लेकिन पीपल्स पार्टी इनकार कर रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो पंजाब में हमें जो है ना ब्यूरोक्रेसी में हिस्सा मिले, हमें फंड्स में हिस्सा मिले, हमारे कारकुनान को एडजस्ट किया जाए, लेकिन मरीम नवाज साहिबा नहीं कर रही। आपने देखा होगा माजी करीब में 2 मरतबा हमारे सदर आसिफ अली जरदारी साहब जब पंजाब में आए थे, तो मरीम नवाज साहिबा उनको रिसीव नहीं करने गई थी। प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है कि जब भी प्रेसिडेंट आते हैं तो उनको वज़ीर आला या गवर्नर उनको रिसीव करते हैं। तो मरीम नवाज साहिबा नहीं आई, ना उनको रिसीव करनी आई, ना ही उनको कर्टेसी कॉल की, जो कि बड़ी फील हुई सदर आसिफ अली जरदारी साहब को। उन्होंने फिर ये कहा भी था, इफ यू रिमेंबर, कि अगर हम हुकूमतें बनाना जानते हैं तो हम हुकूमतें गिराना भी जानते हैं। तो इसका मतलब है कि वो बड़े दुखी थे मरीम नवाज साहिबा की इस हरकत से। और इस पर जो गवर्नर पंजाब है, उन्होंने मरीम नवाज साहिबा को कॉल भी की थी, लेकिन मरीम नवाज साहिबा ने नो लिफ्ट का बोर्ड लगाया और उन्होंने कॉल बैक भी उनको नहीं की। सो ये एक बैकग्राउंड है। हम देख रहे हैं कि उसमें पीपल्स पार्टी ने फिर इन सारी शिकायत पर कुछ अर्सा पहले एक मुज़ाकराती कमेटियाँ बनाई थी, और उन कमेटियों का मकसद ये था कि आज ही आके बैठें और हम तय करते हैं पावर शेयरिंग फार्मूला, यानी कि कौन कितना हिस्सा लेगा ब्यूरोक्रेसी में, कौन कितने फंड्स लेगा। लेकिन मरीम नवाज साहिबा ने किसी को लिफ्ट नहीं कराई। ये तो हो गया एक बैकग्राउंड इस लड़ाई का, ठीक है। दूसरा बैकग्राउंड जनाब है वो है हाउस ऑफ शरीफ में, हाउस ऑफ शरीफ की आपस में रिफ्ट, यानी कि रिफ्ट के दरमियान 2 ग्रुप्स, एक शहबाज शरीफ का ग्रुप और दूसरा मरीम नवाज साहिबा का ग्रुप। ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब, मैं इसलिए नहीं कह रही कि नवाज शरीफ साहब आजकल नज़र नहीं आ रहे हैं, वो लेकिन वो अपनी बेटी को बैक कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो अपनी बेटी को ही सपोर्ट करेंगे। तो ये बेसिकली रिफ्ट हमें इन 2 घरानों में भी नज़र आ रही है शरीफ फैमिली के। और आपने देखा होगा कि ये रिफ्ट किस हद तक है कि आपको कहीं हमजा शहबाज शरीफ नज़र नहीं आते, खुड्डे लाइन लगे हुए हैं। अभी सैलाब का जो मसला हुआ है, सैलाब में भी कहीं आपको कहीं नज़र नहीं आए होंगे कि हमजा शहबाज शरीफ भी कहीं आए हों, क्योंकि वो भी मरीम नवाज के रवैये से थोड़े दुखी हैं। शहबाज शरीफ का पंजाब में भी कोई काम नहीं होता, और अगर मरकज़ से शहबाज शरीफ का कोई वज़ीर कोई काम कहे तो वो सुना नहीं जाता। और सुनने में तो यहाँ तक आया है कि जनाब उनको सख्ती से हदायत है कि अगर PM सेक्रेटरीट या PM हाउस से कोई भी कॉल आए तो एक तो वो मानी ना जाए, सुनी ना जाए, और दूसरा मरीम नवाज साहिबा को वो बताना है कि वो क्या काम है और किस सिलसिले में कॉल आई है। और जितने भी हमने देखे कि अंकल्स थे शहबाज शरीफ साहब के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ, मरीम नवाज साहिबा ने वज़ीर आला बनते साथ ही उन सब अंकल्स को तो किया फारिग और बनाई अपनी कोर टीम, जिसमें हम देख रहे हैं कि मरीम औरंगज़ेब हैं और 3-4 ख़वातीन हैं और कुछ वज़ीर हैं। हामिद मीर साहब के बकौल वो कहते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ ने बहुत सारी फरमाइशें पूरी नहीं की मरीम नवाज साहिबा की। मरीम नवाज साहिबा ने कोई फरमाइशें की थी, वो उनकी सुनी नहीं गई, जिसपे मरीम नवाज साहिबा को गुस्सा है। और वो फरमाइश जो सबसे इम्पोर्टेंट फरमाइश है वो ये है कि किसी एक अहम शख्सियत को, एक अहम
عہدہ دلوانا چاہتی ہیں جو کہ شہباز شریف نے ابھی تک نہیں دلوایا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا جو اصل ٹارگٹ ہے وہ شہباز شریف ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی مریم نواز صاحبہ کے جو فیوریٹ لوگ ہیں وہ شہباز شریف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کے پیچھے مریم نواز ہیں۔ حامد میر صاحب نے مزید یہ کہا کہ وہ اہم شخصیت جو ہیں وہ پہلے خود بھی بہت ایک اہم عہدے پہ رہ چکے ہیں، اور اب مزید وہ چاہتی ہیں کہ ان کو کسی بہت بڑے ملک میں سفیر لگوایا جائے، لیکن مریم نواز صاحبہ کی یہ بات جو ہے نا وہ مانی نہیں جا رہی۔ شہباز شریف صاحب یہ بات سن نہیں رہے، تو کہہ سکتے ہیں آپ کے مریم نواز صاحبہ ایک تیر سے دو شکار کر رہی ہیں، کیونکہ مرکز میں اتحادی پیپلز پارٹی کو وہ ہٹ کر رہی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کو ہٹ کر رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو اگر آپ دیکھیں اس بجٹ میں جو 13 منصوبے مریم نواز صاحبہ نے رکھے ہیں، ان سب کے جو نام آپ دیکھ لیں، یا تو نواز شریف صاحب کے نام پہ ہیں یا مریم نواز صاحبہ کے نام پر ہے۔ کوئی منصوبہ شہباز شریف کے نام سے نہیں بنایا گیا، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی رفت ہے۔ اور مریم نواز جو ہے ایک سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک ملاقات ویسے جاتی عمرہ میں ہوئی نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان، اور شہباز شریف صاحب نے بڑی کوشش کی کہ صلح ہو جائے، سیز فائر ہو جائے کسی نہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان، لیکن وہ کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جناب مریم نواز صاحبہ ہم سے معذرت کریں، معافی مانگیں، تو مریم نواز صاحبہ نے انکار کر دیا۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میں کیوں معافی مانگوں، تو معذرت تو نہیں کی گئی، تو یہ بھی کوشش ناکام ہو گئی۔ پھر جو اگلا ہم نے دیکھا کہ یہ رفت کتنی بڑھتی گئی کہ اس حد تک چلی گئی کہ ازما بخاری صاحبہ نے پریس کانفرنس کی اور اس میں کہا کہ جی پیپلز پارٹی کی کیا بات کرنی ہے، آپ کو میں جو ہے نا سیر کراؤں سندھ کی، تو اب دیکھیں سندھ تباہ و برباد ہو گیا ہے، جبکہ آپ ادھر آئیں پنجاب میں تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے ڈیولپمنٹ کا، کام کا۔ ایک تو انہوں نے ان کی پرفارمنس پہ ٹارگٹ کیا، دوسرا انہوں نے جو بات کی وہ یہ کی کہ باپ اور بیٹے کی آپس میں بن نہیں رہی، یعنی آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو صاحب کی آپس میں بن نہیں رہی۔ مزید انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ جب وزیر خارجہ تھے تو وہ سازشیں کر رہے تھے۔ اس پر پیپلز پارٹی بہت گرم ہوئی، اور پیپلز پارٹی نے ہم نے دیکھا کہ بڑا احتجاج کیا اور واک آؤٹس بھی کیے۔ انہوں نے پنجاب اسمبلی میں بھی واک آؤٹ کیا، سینٹ میں بھی انہوں نے واک آؤٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جب تک ہم سے وہ معذرت نہیں کریں گی ہم جو ہے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ تو یہ کافی گرم ہو گئی ہے سچویشن، جس پر زرداری صاحب نے محسن نقوی سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی آپ فوراً کراچی پہنچیے اور بیٹھ کے مجھ سے معاملات طے کریں اور مجھے بتائیں بھائی کیا ہو گیا ہے، آپ کچھ اس کو سارٹ آؤٹ کریں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر محسن نقوی صاحب کچھ کرنا بھی چاہیں تو کیا مریم نواز صاحبہ کو وہ روک سکتے ہیں؟ یہ بڑا ڈیفیکلٹ کوسچن ہے اور اس کا جواب میرے پاس تو بالکل بھی نہیں ہے، کیپنگ ان مائنڈ کہ مشکل ہی ہے۔ خیر یہ تو رہ گئی دو پارٹیوں کی آپس میں رفٹ، اور یہ رفٹ بیسکلی پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ہے ہی، لیکن ایکچوئل جو دوسرا جو ٹارگٹ ہے وہ مریم نواز صاحبہ شہباز شریف کو ہٹ کر رہی ہے۔ تو یہ بیسکلی رفٹ کی وجوہات ہیں۔ ہم عوام تو بہت معصوم ہے، پاگل ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جی آپ ہمارے لیے عوام کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ عوام کا دکھ، عوام کی مجبوریاں، عوام کی ٹینشنز میں اتنے زیادہ ہمارے جو گزرے ہیں، ہمارے حکمران ہیں وہ اس حد تک ٹچی ہیں، اتنے ایموشنل ہیں کہ وہ آپس میں لڑ چکے ہیں، حالانکہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے لڑنا۔ اوبویسلی مرکز میں وہ اتحادی ہیں، اس کے باوجود وہ اتنا سٹینڈ لے رہے ہیں ہمارے لیے، وہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ ادھر سے مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ لوگ میرے پہ تنقید کر رہے ہیں، اپنے صوبے پہ بات کریں، میں اپنی عوام پہ بات آئے گی تو میں چپ نہیں رہوں گی، میرے پہ تنقید کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ تنقید میرے صوبے پہ کی جائے گی تو وہ میں برداشت نہیں کروں گی۔ بڑی اچھی باتیں لگتی ہیں سننے میں، لیکن انفارچونیٹلی ان سب باتوں کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ان کی اپنی ذاتی دشمنیاں ہیں اور ذاتی ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اور ان مفادات کو پورا کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کی آپ کہہ لیں کہ ایک دوسرے کے مطلب نکالنے کے لیے، اپنے مقصد، اپنے آبجیکٹیوز حاصل کرنے کے لیے یہ سب ڈرامے ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ سینیٹر احمد ولی خان صاحب، ان پر مقدمہ درج ہو گیا ہے، انہوں نے
मुकदमा इस बात पे हुआ है कि जी उन्होंने नफरत फैलाई है रियासत के खिलाफ और उन्हें गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। वो ऑब्वियसली मिनिस्टर कॉलोनी बंगला नंबर 7 या 8 में वहाँ रहते हैं और हमने देखा है कि सिक्योरिटी वहाँ पे सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है, उसके बावजूद उनको वहाँ से उठा लिया गया है। बलूचिस्तान से वो सेनेटर हैं, उन्होंने सेनेट में तकरीर की जिसमें उन्होंने रिमेंबर उन्होंने कहा वोट को इज़्ज़त दो के बयानी की पर बहुत तनकीद की, मुल्क पर बहुत तनकीद की, जमहूरियत पे बहुत तनकीद की और इस्टेब्लिशमेंट पर भी तनकीद की, खासकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पर उन्होंने तनकीद की, जिस पर हमने देखा कि फिर फिलहाल चौधरी साहब ने भी काउंटर किया, जवाब दिया, फिर अहमद वली साहब ने जवाब दिया। हमें पता है कि वो बादशाह खान के अहमद वली खान साहब पोते हैं, असवंद यार वली के बेटे हैं, तो पीपल्स पार्टी के साथ उनका बड़ा अलायंस है। और तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। जब ये गिरफ्तारी हुई तो उसी दौरान एक और साथ में इवेंट हुआ कि शेख वकास अकरम साहब कहते हैं, उन्होंने क्लेम किया कि जी सनम जावेद को पेशावर से कोई नामालूम अफराद उनको गिरफ्तार करके ले गए हैं और किसी नामालूम जगह पर उनको मालूम नहीं है। अब पेशावर में किसकी हुकूमत है? ऑब्वियसली पीटीआई की हुकूमत है और वहाँ से इसका मतलब है कि गंडापुर साहब का ज़रा भी जोर नहीं चलता अपने सूबे में, या फिर यूँ कहें कि उनको बिल्कुल मालूम नहीं है कि उनके सूबे में क्या हो रहा है। कोई उनकी रिट नहीं है वहाँ पर, कोई भी वो उठा ले। तो इससे ज़ाहिर होता है कि वो कितने बेबस हैं बेचारे, कितने वो कमज़ोर हैं कि उनको कुछ मालूम ही नहीं है। अहमद वली खान साहब के पास केपी की सिक्योरिटी थी तो वजारत दाखिला ने ख़त लिखा था आईजी केपी को कि जी इनकी सिक्योरिटी वापस ले ली जाए, और वो सिक्योरिटी उनसे वापस ले ली गई थी, जिस पर अली अमीन गंडापुर साहब ने अहमद खान को फिर कॉल भी की थी और उन्होंने कहा था कि अहमद वली साहब को कि फ़ोन करके कहा था कि भाई मैं तो बड़ा मजबूर हूँ, मैं तो बड़ा बेबस हूँ, मैं नाम का सीएम हूँ लेकिन मेरे पास कोई इख्तियार तो है नहीं, मैंने सिक्योरिटी नहीं हटाई। जिन्होंने सिक्योरिटी हटाई है आप देखें वज़ीर दाखिला वहाँ से कह रहे हैं डायरेक्ट आईजी केपी को कि जी उनकी सिक्योरिटी वापस ले लें। तो जी ये सब चीज़ें आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारे जो केपी के सीएम है गंडापुर साहब, उनकी कितनी चलती है अपने सूबे में। और दूसरी तरफ सिक्योरिटी की बात हो रही है तो पंजाब हुकूमत ने भी यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटों की सिक्योरिटी वापस ले ली है। तो हम अब यही देख रहे हैं कि आपस में इन सारी चीज़ों की से हासिल असूल क्या होना है? हासिल असूल यही होना है कि नफ़रतें और तकसीम मज़ीद बढ़ेगी, मज़ीद इख्तिलाफ राय की गुंजाइश कम होगी जब इस तरह के आप एक्सट्रीम मेजरमेंट्स लेंगे। ऑलरेडी हमारे केपी में अनरेस्ट है, बलूचिस्तान में अनरेस्ट है, गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाज हो रहा है कि जी हमें अलग सूबा डिक्लेयर किया जाए। अभी आज़ाद कश्मीर का रिसेंटली मसला सॉल्व हुआ है, ये दो सूबे रह गए थे सिंध और पंजाब, अब इधर भी आपस में रिफ्ट शुरू हो गई हुई है। तो इससे मसले तो हल नहीं होंगे, इससे मुल्क ने तो आगे नहीं जाना, अलबत्ता ये नफ़रतें और तकसीम मज़ीद बढ़ेगी। खैर आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं और अगर आप कुछ जानना भी चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताएं। और आपको पसंद आ रहा है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।